नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो बच्चों इस पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदन के क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक की प्रकृति पर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा सी नंबर, चालक की प्रकृति पर। जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? ये होता है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका सिंबल होता है, इसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधकता का सिंबल। तो ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मान लो कोई लोहा का बना हुआ है, कोई चालक लोहा का बना हुआ है, उसका शेप कुछ ऐसा है, उसका शेप कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसके शेप पे निर्भर करता है। उसका कुछ भी शेप हो सकता है, जैसे ये इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का शेप भी हो सकता है। तो वह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ से बना है, लोहा से बना है कि एल्युमिनियम का से बना है कि टीन से बना हुआ है। तो बच्चों ये देखिए, प्रतिरोधकता को हम इससे डिनोट करते हैं, रो मैंने अभी बताया था। एक चालक का वह गुण होता है, यानी कि प्रतिरोधकता चालक का वह गुण होता है जो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी प्रतिरोधकता क्या करता है? या विद्युत धारा का, जो विद्युत धारा होती है उसके प्रवाह का विरोध करता है। और पदार्थ की आकृति, मतलब पदार्थ की आकृति कुछ भी हो जाए, कुछ इस तरीके से, अगर मान लो पदार्थ है कुछ इस तरीके का है, ठीक है, मतलब उसका शेप कुछ भी हो सकता है, पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है। ठीक है बच्चों, उससे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक बार और से देख लो। प्रतिरोधकता चालक का वह गुण होता है जो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी कि ये क्या करता है? विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, विरोध किसका करता है? विद्युत धारा का, आई का। आई मतलब हो गया करंट। और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है। पदार्थ की आकृति कुछ भी हो जाए, आकार कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह किस पे डिपेंड करता है? कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर, कि वो किससे बना है, लोहा का बना है कि एल्युमिनियम का बना है, टीन का बना है, तो उस पर डिपेंड करता है ये। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे ये सब जितने भी बनाए हुए हैं ये सब लोहे के बने हुए हैं। ठीक है, इसका शेप देखो कैसा है, गोल है। यहाँ पे इसका शेप देखो कुछ अलग है, यहाँ पे इसका शेप देखो, है ना, कुछ इस तरीके से शेप दिया हुआ है। सबके शेप क्या है? अलग अलग दिए हुए हैं बच्चों, देख लो। ठीक है, पर सबकी प्रतिरोधकता क्या होगी? सबकी प्रतिरोधकता सेम होगी, यही होगी। ठीक है, यानी कि अगर इसकी प्रतिरोधकता मैं अगर ये लेता हूँ, रो लेता हूँ, तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या आएगी? रो आएगी। इसकी प्रतिरोधकता भी रो, इसकी प्रतिरोधकता भी क्या आएगी? रो ही होगी। ठीक है बच्चों, सबकी प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सबकी प्रतिरोधकता सेम होगी, क्योंकि सभी किससे बने हुए हैं? सभी यहाँ पे लोहे के बने हुए हैं। ठीक है, सभी लोहे के बने हुए हैं, और लोहे की प्रतिरोधकता क्या है? रो है, तो सबकी प्रतिरोधकता रो ही होगी बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अब बोला जाए प्रतिरोधकता सबकी क्या होगी। इसकी प्रतिरोधकता है रो, रो 1 ले लेते हैं, इसकी क्या होगी? रो 2 हो गया, ये क्या हो गया? रो 3 हो गया। अब मैंने सब अलग अलग क्यों लिया है? क्योंकि ये अलग अलग से मटेरियल से बने हुए हैं। ये वाला बच्चों जो है ये लोहे का बना हुआ है, ये वाला देखो इसकी प्रतिरोधकता क्या है? रो 2 है। इसकी भी प्रतिरोधकता रो 2, इसकी भी प्रतिरोधकता रो 2, और इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी? रो 2 ही होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि सभी एक ही से बने हुए हैं, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कॉपर के बने हुए हैं, ये कॉपर के बने हुए हैं। ठीक है, तो इन सब की प्रकृति क्या है? सेम है, सबकी समान प्रकृति है। और ये क्या है? इनकी प्रकृति जो है, मतलब इनकी प्रतिरोधकता रो 2 हो जाएगी। ये वाला देखो, ये सभी किसके बने हुए हैं? एल्युमिनियम के बने हुए हैं। ये जितने भी हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, तो इन सब की जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या हो जाएगी? रो 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर मटेरियल अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ये लोहा का हो गया, ये कॉपर का हो गया, ये एल्युमिनियम का हो गया, ठीक है, तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? अलग अलग होगी। इसकी प्रतिरोधकता रो 1, इसकी रो 2 और इसकी रो 3। ठीक है बच्चों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है?
तो यहाँ पे पूछा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछा है यहाँ पे बच्चों, तो वो होता है वाट। ठीक है, तो विद्युत शक्ति किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं। P होता है पावर। ठीक है, पावर को क्या लिखते हैं? वर्क गुना समय, यही होता है, वर्क गुना समय होता है बच्चों। ठीक है, अब वर्क का मतलब क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? वर्क हो गया, इसका होता है जूल होता है, जूल। और टी का मतलब क्या होता है? समय हो गया बच्चों। ठीक है, समय। तो ये हो गया बच्चों आपका, समय को हम लिखते हैं सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, बट पावर का क्या होता है बच्चों? जो हमारा आता है विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। यहाँ पे देखो, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे शक्ति यानी कि P, जिसको पावर भी बोलते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? वह होता है कार्य बटा समय। ठीक है, ये कार्य बटा समय। अब कार्य को मैं क्या लिखता हूँ? कार्य को मैं लिखता हूँ W, और समय को लिखता हूँ T। अब W क्या होता है बच्चों? W होता है V गुना Q होता है। अब V गुना Q क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमें फार्मूला कर देते हैं। तो शक्ति क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। ठीक है, अब धारा क्या होती है बच्चों? धारा यहाँ पे देखो, धारा को हम पहले पढ़ चुके हैं। I बराबर क्या होता है? Q बटा T। Q होता है आवेश और T होता है समय। तो I बराबर क्या होता है? Q बटा T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो Q बटा T है इसको हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं इसकी जगह में। तो ये मिलके क्या हो गया? V गुना I हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो V और Q है इसको कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये V गुना Q आ गया। कार्य को क्या लिखते हैं? V गुना Q। अब देखो यहाँ पे ये कोई बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी में देखो ये क्या है? प्लस वाला टर्मिनल है और ये माइनस वाला टर्मिनल है। तो यहाँ पर होता क्या है? प्लस और माइनस टर्मिनल में ये जो प्लस वाला होता है यहाँ पे कौन से आवेश रहते हैं? प्लस वाले आवेश रहते हैं। और ये जो माइनस वाला टर्मिनल है यहाँ पे कौन से आवेश रहते हैं? माइनस आवेश रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा करंट कहाँ से बहता है? हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से बहना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो हमारा करंट है वो यहाँ से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और आखिरी में कहाँ तक आ जाएगा? माइनस वाले टर्मिनल तक आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये जो प्लस वाला टर्मिनल है और ये जो माइनस वाला टर्मिनल है, ठीक है, तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर का मतलब हो गया कि जो प्लस वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम V1 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वोल्ट होगा वो कितना होगा? V1, और माइनस वाले में V2। ठीक है बच्चों, तो जब इनके बीच में कुछ अंतर आता है यानी कि विभवांतर में कुछ अंतर आ जाता है, यानी कि हम V1 माइनस V2 करते हैं, जब V1 में से V2 को घटाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जो कि 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी मिलेगा, जैसे कि हम अगर V1 माइनस V2 करते हैं तो मान लो 10 मिल गया या 20 मिल गया या 30 मिल गया, तो ये 0 से बड़ा है ना, तो कुछ भी वैल्यू आना चाहिए लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तब क्या होगा? इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। और जैसे इनके बीच विभवांतर उत्पन्न होगा तो यहाँ से जो चार्ज है, जो आवेश हैं, वो प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से इधर, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर घूम के कहाँ तक आएंगे? माइनस टर्मिनल तक आएंगे। तो बच्चों जो चार्ज Q है, Q क्या हो गया? हमारे आवेश हो गए, वो बहना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो कहाँ से बहेंगे? वो प्लस वाले से बहेंगे, कहाँ तक? माइनस वाले तक। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है। तो जब दोनों में कोई अंतर आएगा यानी कि V1 माइनस V2 करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा।
तो हमारा क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या विभवांतर उत्पन्न होगा, उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा, और यहाँ पे निम्न विभवांतर उत्पन्न होगा। और जब भी विभवांतर उत्पन्न होता है तो उच्च वाले से हमेशा निम्न वाले की ओर बहना स्टार्ट होता है करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, वह उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर बहना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आवेश है यहाँ पे जो Q है वह बहना स्टार्ट हो जाएगा। किधर से, ये प्लस वाले से, यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा बच्चों, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा और फिर माइनस में चला जाएगा। तो आवेश हमारा बहना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आवेश बहना स्टार्ट हो जाएगा तभी तो हमारा कार्य होगा। यानी ये Q चार्ज को इस जगह से लेकर यहाँ से लेकर माइनस वाले तक लेके जाने में जो कार्य किया है वह क्या होगा, वह होगा W बराबर, W कार्य हो गया, Q क्यों हो गया, क्योंकि इस चार्ज को लेके जाया जा रहा है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, और क्यों लेके जाया जा रहा है, V के चलते, क्योंकि इनमें क्या उत्पन्न हुआ है, विभवांतर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो विभवांतर क्या है, V। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बराबर आवेश गुना V। ठीक है बच्चों, तो V क्या होता है, आप पूछेंगे V1 माइनस V2 है तो वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि V1 माइनस V2 करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा ना बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा V। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, Q गुना V हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि कार्य बराबर, यानी W बराबर V, ये V हो गया आपका वोल्ट, गुना Q हो गया आपका आवेश। ठीक है बच्चों, यानी इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, इन दोनों के बीच में V उत्पन्न होगा। और जैसे ही V उत्पन्न होगा, ये जो चार्ज Q है ना, वो प्लस वाले से माइनस वाले की ओर बहना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ये जो शक्ति है, शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय होती है। अब कार्य को क्या लेते हैं, V गुना Q लेते हैं, है ना, और समय का क्या होता है, T होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर I क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा क्या होता है, Q बटा T होता है। तो यहाँ पे देखो Q बटा T तुम्हें क्या मिल रहा है, ये Q बटा T मिल रहा है। इस Q बटा T की जगह में क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो। तो V तो था ही यहाँ पे, तो V गुना क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, तो P को क्या लिखते हैं, V गुना I। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। यानी जो शक्ति का जो यूनिट है वो क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पूछा है ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो इसका मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गए, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, बहुत सारे स्रोत हैं ऊर्जा के। तो उसी तरह से विद्युत धारा भी ऊर्जा का ही स्रोत है। जब विद्युत धारा से हम हीटर चल सकते हैं, ठीक है, बल्ब जल सकता है, तो बल्ब गर्म भी होता है, तो यहाँ से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ मैं कि एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, बिल्कुल दो टर्मिनल होते हैं। ये प्लस वाला टर्मिनल होता है और ये माइनस वाला टर्मिनल हो गया। ठीक है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक टर्मिनल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो बच्चों ये जो है ना नकारात्मक, माइनस वाला है, इस पे क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होंगे। जहाँ माइनस का साइन आपको दिखाई देगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी। ठीक है, और जबकि सकारात्मक टर्मिनल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये जो है प्लस वाला, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं। तो सकारात्मक टर्मिनल को ए के रूप में, जो सकारात्मक टर्मिनल है इसको किसके रूप में लेते हैं हम, ए के रूप में लेते हैं। और टर्मिनल को ए के रूप में लेते हैं, और ए पर विद्युत क्षमता VA है। यानी कि यहाँ पे जो विद्युत की क्षमता है प्लस वाले में, इसको मैं किससे लेता हूँ, VA से लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार नकारात्मक टर्मिनल B है। ये जो नकारात्मक टर्मिनल है इसको हम क्या लेते हैं बच्चों, B ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने B ले लिया है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसकी विद्युत क्षमता कितना है, VB है। ठीक है, तो विद्युत धारा A से B की ओर प्रवाहित होगी। कहाँ से होगी बच्चों, A से B की ओर। अब देखो कैसे होगी, यहाँ से है VA
यहाँ पे है वी बी। विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, वी ए से होगी, यानी कि हमारी विद्युत धारा जो भी है वह ए टर्मिनल से बी टर्मिनल की ओर जाएगी, यानी यहाँ से इस तरीके से ये जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, जब भी विद्युत धारा जाती है जहाँ से, तो ये क्या हो गया, उच्च विभव वाला हो गया, और ये क्या हो गया, निम्न विभव वाला हो गया। ठीक है, ये निम्न विभव वाला है। तो यानी कि देख रहे हो वी ए वी बी से बड़ा है, ये बड़ा का साइन क्यों दिया हुआ है, वी जो ए है वो वी बी से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब है ये उच्च वाला है, ये उच्च वाला है विभवांतर, और ये निम्न वाला विभवांतर है। तो मान लो 7 3 से बड़ा है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा ना, तो 4 तो 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, तभी तो इसके बीच में जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, यहाँ पे देखो, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा, ये वी ए है, ये वी बी है। मान लो वी ए 7 है और ये कितना है, 3 है। तो बच्चों जब हम ये निकालेंगे वी ए माइनस वी बी निकालेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 तो बचेगा ना, और 4 क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एक विभव उत्पन्न होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, जो क्या कहलाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो इसी को हम लेते हैं वी। ठीक है बच्चों, तो यानी वी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये उच्च वाला कौन सा हो गया, वी हो गया। तो यहाँ से जो करंट बहेगा वो किधर से बहेगा, वो यहाँ से बहना स्टार्ट होगा। ठीक है, प्लस वाले से इधर जाएगा, फिर इस तरह से चलते चल जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। अब अगला यहाँ पे देखिए, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा, किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो जो कार्य किया गया है, तो कार्य क्या होता है बच्चों, कार्य होता है V गुना Q होता है। ये आपको बताया था अभी मैंने कि V गुना Q होता है, तो ये होता है कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेंगे V गुना Q। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखो विद्युत ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हो गए, जैसे वाट और सेकंड भी होता है। ठीक है, वाट और सेकंड। तो जो विद्युत ऊर्जा 1 वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 सेकंड में खर्च होती है, विद्युत ऊर्जा 1 वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 सेकंड में खर्चा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वाट सेकंड कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम वाट घंटा किसे कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा 1 वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्चा होती है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा 1 घंटे में खर्चा होती है उसे वाट घंटा कहते हैं, और जो विद्युत ऊर्जा 1 सेकंड में खर्चा होती है उसे हम वाट सेकंड कहते हैं। अब देखो 1 वाट घंटा क्या होता है, 1 वाट घंटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 वाट गुना 1 घंटा। देखो 1 वाट ये वाला हो गया और 1 घंटा ये वाला हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो घंटा, 1 घंटा कितना होता है, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट गुना 60 सेकेंड, कुछ ऐसा ही पढ़ा है आपने पहले भी। तो 60 गुना 60 कितने होते हैं, 3600 होते हैं। ठीक है, तो 3600 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो 1 गुना 3600 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 गुना 3600 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 वाट सेकेंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्या है, एक तो वाट है ना, एक तो वाट है, और ये किस पे है, सेकेंड में, तो वाट सेकेंड आ गया। यानी कि, और वाट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, वाट सेकेंड को ही तो हम जूल बोलेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे है किलो वाट घंटा। देखो ऊपर वाला जो दिया था ये वाला क्या था बच्चों, वाट घंटा था, वाट घंटा। लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं, किलो वाट आवर की बात करते हैं, क्योंकि वाट जो होता है, जो वाट होता है ये बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई है, इसलिए इसका यूज हम नहीं करते हैं, इसका यूज बहुत कम होता है। हम किसका यूज करते हैं, किलो वाट का, किलो
वाट का इस्तेमाल हम करते हैं। किलो वाट का मतलब देखो, वाट को अगर हम डब्लू से देते हैं, ठीक है, तो किलो वाट का किलो का मतलब क्या हो गया के, और वाट का मतलब क्या हो गया डब्लू। ठीक है, तो किलो वाट को कैसे देते हैं, के डब्लू से देते हैं। तो यहाँ पे के डब्लू तुमको दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, किलो वाट हो गया। ठीक है, तो इसको देंगे हम किलो वाट से। अब बात किसकी आ जाती है, अब बात आती है आवर की, किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना कि 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो यूनिट दी हुई है वो क्या दी हुई है, 1 किलो वाट गुना 1 घंटा, यही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, यानी कि अगर पूछा जाए 1 kWh क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 किलोवाट हो गया, 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट होता है, गुना 1 घंटा, एच का मतलब हो गया 1 घंटा, ये कितना होता है 3600 सेकेंड होता है। एस का मतलब हो गया यहाँ पे सेकेंड हो गया है। ठीक है बच्चों, एस का मतलब हो गया यहाँ पे सेकेंड, तो इसको आपने याद रखना है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखो कितने जीरो हो गए बच्चों, 3 जीरो हो गए, और यहाँ पे 2 जीरो हो गए। और ये 36 को मैं पहले ले लेता हूँ, 36 को मैंने पहले ले लिया, और कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ गई बच्चों, 10 की घात 5 आ गई, ये मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दशमलव लाना। यहाँ पे देख लो दशमलव है ना, तो दशमलव कैसे आएगा, अगर मैं इसको 10 से भागा दूँ और 10 से गुना कर दूँ, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्या बन जाएगा, 3.6 बन जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे कितने जीरो थे, 10 की घात 5 थी, और यहाँ पे 10 की घात 1 है। ठीक है, तो कितने हो गए बच्चों, 10 की घात 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, 3.6 गुना 10 की घात 6। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देख सकते हो, यहाँ पे कितना था, 36 गुना 10 की घात 5 था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या आना था, 3.6 लेके आना था। तो कैसे लेके आएंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसको 10 से भागा देंगे और 10 से गुना भी कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 और 10 कट जाएगा। तो ये बच्चों मिलके क्या होता है, नीचे में एक ही जीरो है ना 36 के, तो एक अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने 10 हैं, 5, और यहाँ पे 1, तो कितने हो गए, 5 और 1 6, तो 10 की पावर 6। और क्या होता है बच्चों, ये जूल बन जाएगा। ये था क्या, वाट सेकंड था, और वाट और सेकंड मिलके क्या हो जाते हैं, जूल हो जाते हैं ना। तो देख कितना हो जाएगा, 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है बच्चों, अगर आपको पूछ दिया जाए कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ताप बढ़ता है तब, ताप बढ़ने पर चालक, चालक तो बहुत चीज़ों के बन सकते हैं। ठीक है, किसके बन सकते हैं, लोहे के बन हो सकते हैं, एल्युमिनियम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी धातु हैं, धातु के ही तो बनते हैं। ठीक है, तो अगर इनका ताप बढ़ता है तो इनकी जो चालकता का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक विद्युत बल्ब पर 220 और 100 वाट लिखा हुआ है, डब्ल्यू का मतलब वाट होता है, और यहाँ पे 220 दिया हुआ, ये वोल्ट हो गया, यानी वी का मतलब कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, वोल्ट हो गया, वी का मतलब वोल्ट होता है, डब्ल्यू का मतलब पावर होता है। ठीक है, तो पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, ये पावर का यूनिट होता है, इसको हमेशा याद रखना। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि फिलामेंट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि फिलामेंट क्या होगा, एक विद्युत बल्ब पर 220, यानी वी आपको दे दिया है 220 वोल्ट, पावर दे दिया है 100 वाट। बोलते हैं ना आपके घर में जो वाट बल्ब लगा होता है वो 100 वाट का लगा होता है, यानी इसकी पावर कितनी होगी, 100 वाट होगी। क्योंकि जब भी डब्ल्यू दिखाई दे तुम्हें क्या करना है, उसको वाट पावर में लेना है, यानी कि पावर दी हुई है।
तो पूछा इस पे फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, आर पूछा है, आर आपको निकालना है। कैसे निकलेगा आर को, तो बच्चों इसका फार्मूला जो होता है पावर का फार्मूला होता है P बराबर, ये होता है V, यानी कि W बटा ये होता है T होता है। ठीक है, अब W का फार्मूला क्या होता है, W होता है V गुना Q होता है, ठीक है, बटा T। अभी हमने पढ़ा था ये वाला होता है W गुना Q होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, Q बटा T क्या होता है, Q बटा T होता है I होता है। ठीक है, VI, ये हमने लिख दिया। तो यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, VI हो गया बच्चों। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना, R। तो कहीं R दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है R बच्चों यहाँ पे। तो अब क्या करें, तो एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, V बराबर IR, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर IR, ओम्स लॉ पढ़ा है तुमने। ठीक है, अब यहाँ से देखो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, ये 220 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो पावर का फार्मूला था वो अभी हमने किया, वो हमें क्या मिला था, W बटा T। फिर से देख लो फटाफट, W क्या था, VQ था, और नीचे में क्या था, T था। ठीक है, अब Q बटा T कितना हमने लिखा था, Q बटा T हो कितना होता, I होता है। अब I क्या होता है बच्चों, I क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं V बटा R लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैं यहाँ बता देता हूँ, V बराबर होता है I R होता है। R को छोड़ दो, हम R को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो I है इसको नीचे ले आएंगे, I को हम नीचे ले आए, तो देख रहे हो R बराबर क्या हो गया, VI, यही हो गया। ठीक है, पर हमें लाना क्या है यहाँ पे, हमें आई को हटाना है ना। देखो ये आई है, हमें आई को हटाना है, तो ठीक है मैं यहाँ पे आई को हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी, हमें आई को हटाना था। देखो, ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, आई को हटाना। तो देखो हम कैसे हटाते हैं आई को, ये आई को रहने देते हैं, आर को नीचे ले जाते हैं, तो वी बटा आर हो गया, यहाँ पे आ गया आई। ठीक है, तो आई की जगह में हमने क्या लिखा बच्चों, ये आई की जगह में हमने लिखा है वी बटा आर को लिखा हुआ है। ठीक है, अब v गुना v कितना हो गया, v स्क्वायर हो गया, और बटा r, ये आ गया। अब यहाँ से बच्चों हम इसका मान निकालते हैं, ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला लाने का मेरा काम क्या था बच्चों, देखो तुम्हें क्या पूछा है, प्रतिरोध निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे प्रतिरोध आ गया है, r आ गया है ना। तो ये क्या हो गया, p बराबर v स्क्वायर बटा r। इस फार्मूले को अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, कैसे किया बच्चों, मैं फिर से बता देता हूँ। पावर का फार्मूला क्या होता है, W बटा T होता है। अब W को हम क्या लिखते हैं, V गुना Q लिखते हैं, नीचे में T है। ठीक है, तो Q बटा T कितना हो जाता है बच्चों, ये होता है I होता है, तो VI हमें मिल गया। लेकिन हमें क्या लाना था, R, हमें लाना था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या कैसे निकलता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, I को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि I को I दिया हुआ ना, I की जगह में हम मान रखेंगे, तो ये R को नीचे ले गया, तो I का मान कितना हो गया, V बटा R। ठीक है, तो यह मैंने क्या लिख दिया, आई की जगह में, यहाँ आई की जगह में मैंने लिख दिया वी बटा आर। अब देखो कितने वी हैं, एक और ये दो, वी गुना वी कितना हो जाएगा, वी का स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ के पावर का फार्मूला कितना हो गया, वी स्क्वायर बटा आर, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले का यूज़ करना है, अगर नहीं आएगा तो इस तरीके से निकालना है, सीख लो। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले का यूज करता हूँ। तो पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर, देखो इसको कैसे निकालते हैं, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, ये तुमको दिया हुआ है। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें तो R निकालना है ना, हमें जो निकालना है ये निकालना है। तो देखो ये तो नीचे में ना, इसको इसकी जगह ले जाते हैं और P इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो R चल गया P की जगह में, और ठीक है P किसकी जगह में आ गया, R की जगह में आ गया। ठीक है, ये V का पावर 2 है। अब देखो R तो हमें निकालना है, वही रहने देंगे। अब V क्या है, V दिया हुआ है 220। ठीक है, और V का घात कितनी है, 2, तो 220 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। क्यों लिखेंगे बच्चों 2 बार, क्योंकि V की घात कितनी है, 2, तो V अगर मैं 220 भी लिखता हूँ, 220 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 220 को कितनी बार लिखूंगा, 2 ही बार लिखूंगा ना, बटा। ठीक है, अब देखो P का वैल्यू क्या आया हुआ है। ठीक है, ये सॉरी ये R इधर चल गई, ये P था ना, ये P है बच्चों।
ये वाला पी है। पी कितना है, 100 वाट दिया हुआ है, नीचे में 100 लिख लो, 100 लिख लिया। अब इसको काट दो, एक जीरो से ये ख़त्म, एक जीरो से ये ख़त्म, तो 22 × 22 बचा। ऊपर पे क्या बचा, ये 22 और ये 22, 22 × 22 कितना होता है, ये होता है 484 होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों निकालना है। अगर नहीं भी याद होगा तो फार्मूला करके, तुम्हें याद होगा तो फार्मूले से डिराइव कर सकते हो। क्या मांगा गया है उस हिसाब से निकालना, जैसे प्रतिरोध मांगा गया था। ठीक है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, यहाँ पे पूछा है बच्चों। तो देखो क्या कहलाता है 1 वोल्ट, जूल बटा कूलम कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 जूल बटा कूलम। तो ये कैसे आएगा बच्चों, जूल। तो हमें अभी फार्मूला पढ़ा था W, यानी कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है V गुना हमने पढ़ा था कि V गुना Q होता है, यही पढ़ा था ना। ठीक है, ये हमारी बैटरी थी, ऐसे गया हुआ था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, V था, और यहाँ पे जो Q चार्ज को लेके जाते थे हम कहाँ से, ये प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल थे, यानी कि इसको प्लस को ऐसे घूम के चार्ज को यहाँ पर लेकर आते थे। अभी हमने किया था, तो क्यों कब किया था, जब यहाँ पे V उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होता है। यहाँ पे था V1, यहाँ पे था V2, तो V1 माइनस V2 बराबर कितना हो गया था, V हो गया था। ठीक है, तो W का हमने क्या निकाला था, ये जो Q चार्ज को प्लस वाले से लेके माइनस वाले तक जब हम लेकर आए थे, ठीक है, तब तो यानी कि Q गुना V, यही था फार्मूला बच्चों हमारा। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे ये W बराबर कितना है, V गुना Q है। तो हमें वोल्ट चाहिए, तो वोल्ट कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला नज़र आ रहा है। तो Q को क्या होगा, Q को हम W के नीचे ले आते हैं, तो W बटा Q, ये हो गया तुम्हारा V। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, इसी तरीके से इसको लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें लाना क्या है, पहले जो लाना होता है वो लेके आते हैं। 1 वोल्ट लेके आना है, यानी कि इसको 1 रखना है, इधर बराबर है। अगर ये 1 है तो इधर भी कितना होगा, 1 ही होगा, 1। और W का यूनिट क्या होता है बच्चों, ये जो कार्य है, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल होता है, 1 जूल। और कूलम का मात्रक कितना होता है बच्चों, कूलम का मात्रक होता है 1 कूलम, कूलम ही होगा ना। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम होगा। तो ये क्या होगा, 1 वोल्ट कितना आ गया, 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा कूलम, यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो बच्चों से वोल्टमीटर कहा जाता है। इस तरीके से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे ना स्क्रीन बनी होती है, यहाँ पे V लिखा होता है, V का मतलब होता है वोल्ट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक मीटर लगा होता है जो बताता है यहाँ पे रीडिंग कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना कितना वोल्ट है वो बताता है। यहाँ पे 2 टर्मिनल भी लगे होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यहाँ पे जो V होता है ये क्या शो करता है, ये विभवांतर शो करता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। धातुएं धारावाहिक होती हैं, तो धातुएं बच्चों किसकी धारावाहिक होती हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की होती हैं। ठीक है, धातुओं में मुख्यतः क्या पाया जाता है, जो धातुएं में होती हैं ये होती कॉपर की हो गई, एल्युमिनियम की हो गई, आयरन की हो गई, ये सभी धातु होती हैं। ठीक है, धातु में मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पाए जाते हैं, ये घूमते रहते हैं। जैसे मान लो ये कोई धातु हो गई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे घूमते रहते हैं अपने आप को, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर घूमेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं, वो रैंडम वाइज घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है बच्चों, हम करंट फ्लो करते हैं, जैसे ये धातु हो गई। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करता है। अगर करंट इधर बह रहा है, करंट किधर जा रहा है बच्चों, विद्युत धारा जा रही है, इधर जा रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी उल्टी दिशा में प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाते हैं, इधर जल जाएंगे। ठीक है, तो जो धातु होते हैं यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तभी तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, तभी फ्लो होता है यहाँ पे। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसका आवेश जो प्लस और माइनस नहीं होता है। एमीटर में तो होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, किस पे नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है खाली। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुंडली।
अगला क्वेश्चन देखो, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एक 10 ओम और एक 20 ओम। तो एक हो गया 10 ओम, एक हो गया 20 ओम। ये दो ठो हमारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, प्रतिरोधक दिए हुए हैं। इनको किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया, श्रेणी में जुड़ गए। ठीक है, कोई बैटरी से जोड़ा होगा इनको। ठीक है, तो इनका बोला है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब हो गया कि इन दोनों की जगह अगर हम एक ही प्रतिरोध लगा दें, एक ही प्रतिरोध लगा दें तो भी हमारा काम चल सकता है। तो वो कितना का होना चाहिए, ये आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो पूछा गया है। तो जब भी इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 10 और 20 मिलके कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, तो 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, यानी समतुल्य प्रतिरोधक कितना हो गया, 30 ओम का। अगला क्वेश्चन दिया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 2 कूलम का मतलब बच्चों क्या हो गया, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, इसको कूलम बोलेंगे। 12 वोल्ट विभवांतर कितना दिया है, 12। ठीक है, तो यानी कि जो V हो गया वो कितना हो गया, 12 वोल्ट का हो गया। पूछा है कार्य क्या होगा, कार्य का क्या होता है, V गुना Q। अभी हमने पढ़ा है कि V गुना Q होता है बच्चों। ठीक है, तो V का क्या हो गया, V 12, Q हो गया 2, तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। और कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, तो 24 जूल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, B, 24 जूल। ठीक है, 12 वोल्ट था ना बच्चों, 12 वोल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना उत्पन्न हो रहा है, 12 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है इनके और इनके बीच में। ठीक है, और कितना चार्ज लेके जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 कूलम लेके जा रहा है, यानी कि यहाँ से प्लस वाले से माइनस वाले की ओर कितना लेके जा रहा है, यहाँ से वो लेके जा रहा है 2 कूलम। 2 कूलम यानी कि 2 सी लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्यू बराबर हो गया 2 कूलम। तो बोलता है कार्य क्या है, कार्य हो जाएगा V गुना क्यू हो जाएगा। V कितना है, 12 वोल्ट, क्यू है 2, तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया ना, 24। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो 24 जूल उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब, एक मिनट रुको बच्चों, यहाँ पर दिया किसी विद्युत बल्ब के अनुमातांक 220 वोल्ट 120 वाट है। ठीक है, देखो 220 वोल्ट, ठीक, और कितना वाट है, 120 वाट है, ये हो गई पावर हो गई, ये क्या होती है, पावर। ठीक है, आप बोलते हैं ना घर में 100 वाट का बल्ब लगा कि 60 वाट का बल्ब लगा है, तो वो पावर होती है, वोल्ट। अब क्या बोला, जब उसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा शक्ति कितनी होगी। ठीक है बच्चों, देखो कितना है, पहले कितना था, 220 था, अब कितना है, 110, उसका आधा हो गया है। ठीक है, उसका आधा हो गया है। अगर बच्चों वोल्ट आधा होगा तो पावर भी क्या होगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, इसको काट दो, कितना आएगा, 110 वोल्ट आया, इसको काट दो, कितना आया, 60 वाट आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा, 60 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होगा। ठीक है, ये कोई रेशम हो गया और ये छड़ हो गई। ठीक है, कांच की छड़ होगी, जब दोनों को रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में, ये कांच की छड़ में क्या उत्पन्न होगा बच्चों, ये हमें पता लगाना है। तो इसका उत्तर होगा धन आवेश। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश, और यहाँ पे ऋण आवेश, रेशम में हो जाएगा ऋण आवेश। ठीक है, आवेश तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो जब रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में धन आवेश हो जाएगा और यहाँ पे ऋण आवेश हो जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन, ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर क्या उत्पन्न होगा। ये जो छड़ है वो है एबोनाइट की, और ये कोई ऊन हो गया, ऊन। ठीक है, तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब इनको रगड़ेंगे तो इसका उत्तर होगा कि ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट में क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश, यानी यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ऊन में क्या होगा, धन आवेश होगा, उसका उल्टा। ठीक है, अगर एबोनाइट में
ऋण आवेश है यानी कि माइनस चार्ज है, तो जो ऊन वाले होंगे वहाँ पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, प्लस आवेश। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले पे कूलम का नियम लगता है बच्चों। ठीक है, जो कूलम का नियम होता है वह बल इन पे कार्यरत होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट यानी कि 1 kW और घंटा का H हो गया। अभी हमने पढ़ा था ये 3.6 10⁻⁶ जूल, यही पढ़ा था बच्चों हमने अभी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका व्यवहारिक मात्रक हो गया यूनिट हो गया। जो आपके घर का जो मीटर होता है, मीटर में देखना एक रीडिंग आती है, वहाँ पे किनारे में लिखा रहेगा kWh। यहाँ पे आपको यूनिट दिखाई देगी। अगर मान लो 55 यूनिट दिखाई देती है या 50 यूनिट दिखाई देती है, तो यानी कि ये इसी के मुताबिक आपका इलेक्ट्रिक का जो बिल आएगा, जो घर का विद्युत का बिल आता है, वो इसी के मुताबिक आता है, kWh। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। जो बिजली का जो फ्यूज का तार होता है वो किसका बना होता है? वह तांबे और टीन दोनों का बना होता है। ठीक है, ये एक मिश्र धातु होती है, ये तांबे और टीन दोनों का बना होता है। तो बच्चों बिजली में जो विद्युत धारा में हम ये जो फ्यूज है वो क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे विद्युत के उपकरण बच सकें। जब भी विद्युत धारा बहुत डबल हो जाती है, जैसे कभी 220 वोल्ट की जगह अगर कभी 440 वोल्ट की आ गई पावर, तो हमारे जितने भी घर में विद्युत उपकरण लगे हैं वो सब जल जाएंगे। इसको बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो फ्यूज लगा होता है ये जस्ट हमारे मीटर के पास लगा होता है। जैसे ये हमारे घर का ये जो मीटर हो गया, ठीक है, मीटर से जैसे वायर घर के अंदर जाएगी, यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड लगा होता है। इस सर्किट बोर्ड में यहाँ पे फ्यूज लगा होता है, और इस फ्यूज की जो तार होती है वह बहुत पतली होती है। इतनी पतली होती है कि अगर यहाँ से 220 की जगह अगर 440 वोल्ट आ जाए तो ये तार क्या हो जाती? गल जाती हैं। तार गल जाने से क्या होगा? इनके बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारी विद्युत धारा आ रही है इधर से, वह इधर प्रवाहित नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो यहाँ से तार टूट गई है ना, तो विद्युत धारा यहीं पर रुक जाएगी, इधर नहीं जा पाएगी, जिस कारण से हमारे घर के विद्युत उपकरण बच जाएंगे। 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है? तो वह होता है प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश यानी कि अगर मैं प्लस चार्ज लेता हूँ और यहाँ भी प्लस लेता हूँ, तो ये एक दूसरे को आपस में ढकेलेंगे, यानी क्या करेंगे? विकर्षण हो जाएगा। ये इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो सजातीय आवेश, अगर मैं माइनस लेता हूँ, यहाँ भी माइनस लेता हूँ, तो ये जो पहला वाला ये दूसरे वाले को इधर ढकेलेगा और दूसरा वाला पहले वाले को इधर ढकेलेगा। ठीक है बच्चों, तो लेकिन अगर हम इसकी जगह में हम कुछ और लेते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं माइनस लेते हैं और यहाँ पे हम प्लस लेते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों अलग अलग विपरीत आवेश हो गए, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो पहला वाला इसको अपनी ओर खींचेगा और दूसरे वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगला क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो बच्चों आकर्षण बल लगता है। जैसे मैंने अभी बताया, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? विपरीत आवेश हैं। तो जो माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, प्लस वाला भी इसको अपनी ओर खींचेगा। दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या हो जाता है? वह धन आवेशित हो जाता है। देखो, दो वस्तुओं में आपस में लगाने पर इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? त्याग करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, त्याग कर रहा है ना, तो वह क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Na और Cl, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना एक फार्मूला बनता है NaCl, जिसको क्या बोला जाता है? नमक बोला जाता है। यही होता है नमक, यानी कि साल्ट होता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2, 8 और 1 होता है। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन। इसके आखिरी वाले जो शेल है उस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के कितनी होते हैं, इसके होते हैं 2, 8 और 7 होते हैं, ऐसा ही है ना बच्चों। ठीक है, तो इसके आखिरी वाले सेल में कितने हैं, 7 हैं, इसको एक की ज़रूरत है। ठीक है, तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कुछ ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वही धातु होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे दिया, देखो इसको भी एक चाहिए ना, 7 से 8 होने के लिए कितना चाहिए, एक चाहिए। और इसका देखो ये क्या है, इसका 8, इस अगर एक की इसको जरूरत नहीं है, अगर एक को ये त्याग देगा तो ये इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि इसका जो आखिरी वाला सेल है वो यहाँ पे पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, तो एक ही त्याग है ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Na+। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, एक चार्ज इसने त्याग दिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धातु होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं वह क्या होते हैं, वह अधातु होते हैं। ठीक है, जैसे Na और Cl है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया बच्चों, त्याग किया है। जैसे ये त्याग करेगा ये धनावेशित हो जाएगा, और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह अधातु कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे मैंने अभी बताया था, तो वह हो जाता है, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे यहाँ पे Na था और यहाँ पे Cl था, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इस पे एक चार्ज आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, तो इस पे माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पे क्या आवेश आ जाता है, माइनस, यानी कि वो ऋण आवेशित हो जाता है। स्थिर विद्युत में आवेश किस में रहते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे तो पहले ही बोला है कि स्थिर है, अगर स्थिर है तो यानी कि क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है, तो स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, तो बच्चों धारा विद्युत में क्या रहते हैं, आवेश गतिमान, गति की स्थिति में रहते हैं। अगर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ से जा रहा है, इधर गया फिर इधर गया, ऐसे गया, फिर माइनस टर्मिनल तक आ गया, तो यानी कि चार्ज क्या है बच्चों, गतिशील है ना। चार्ज किस पे है, गति में है। वो यहाँ से जा रहा है, कहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गति होगी, कुछ ना कुछ तो ट्रैवल किया होगा इसने। ठीक है, तो धारा विद्युत में चार्ज गति में रहता है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विद्युत चालक कहा जाता है। देखो, जिन पदार्थों में विद्युत है मुक्त रूप से प्रवाहित होती हैं, तो बच्चों देखो विद्युत प्रवाहित होने का मतलब क्या है, जो चार्ज है, आवेश है, ये प्रवाहित हो रहे हैं, ये प्लस वाले से जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस वाले तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जाते चल जा रहे हैं। ठीक है, तभी तो कोई भी विद्युत चलेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये क्या बना हुआ है, ये धातु का बना हुआ है। ठीक है, ये जो तार बना होगा धातु का ही बना होगा। धातु में क्या होते हैं बच्चों, ये धातु हो गया, चाहे धातु में क्या हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर तो बहुत महंगा होता है पर एक्चुअली में वो भी मेटल ही है। ठीक है, तो धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पे धातु इस तरीके से हो गए। ठीक है, तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हैं। तो जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत चालक। और ये सभी क्या हैं बच्चों, विद्युत चालक हैं। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सभी धातुएं, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहा जाता है, उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई कोई, लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नहीं होती। तो इसका कारण क्यों है, इसका कारण ये है कि बच्चों यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सीधी सी बात है कि इस पे मुक्त
इलेक्ट्रॉन जो चाहिए होते हैं वह क्या होते हैं, वो नहीं होते हैं, जिस कारण से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। जैसे प्लास्टिक भी हो गया, ठीक है, क्या प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं, तो वोल्टेज सेल कहते हैं। विद्युत धारा, तो बच्चों विद्युत धारा कब उत्पन्न होगी, जब यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 उत्पन्न होगा। तो V1 और V2 दोनों का अंतर कुछ ना कुछ तो होगा, V होगा जो कि 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होना चाहिए। जब इनके बीच में विद्युत दाब उत्पन्न होगा, इस प्लस और माइनस के बीच में, तभी तो बच्चों क्या होगा, तभी तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से, प्लस वाले टर्मिनल से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे प्रवाहित होकर कहाँ तक आएगी, माइनस वाले टर्मिनल तक आएगी। ठीक है बच्चों, तो जो आवेश है वो प्लस से जाकर माइनस तक जाएगा, तभी हमारी क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये कब होगी, जब विद्युत दाब उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत सेल से, वोल्टेज सेल। यही तो है बच्चों बैटरी, यही तो सेल है ना, यही तो हमारी बैटरी होगी। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है विद्युत दाब उत्पन्न करना। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है, आवेश प्रवाहित होते हैं प्लस वाले से। ठीक है, आवेश प्लस वाले टर्मिनल से आवेश प्रवाहित होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, माइनस वाले तक जाते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ये जो धन टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हमारे जो चार्जेस हैं फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, आवेश इधर से ऐसे जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक जाते हैं, माइनस वाले तक। ठीक है, तो प्लस वाले से माइनस वाले तक जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्लस से माइनस। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर, यानी बच्चों ये क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है, टाइम कितना दे दिया बच्चों यहाँ पे, 3 घंटे तक प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित आवेश क्या है, यानी यहाँ पे पूछा है कि Q की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो एक फार्मूला तुमने पहले भी पढ़ा है कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है क्या है, Q निकालना है, हमको Q निकालना है। तो हम T को कहाँ पे ले जाएंगे, I के पास ले जाएंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, I गुना T, यही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ से ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 लिख देते हैं। T कितना दिया हुआ, 3 घंटा। तो 3 घंटा यानी कि 3 और घंटे को क्या लिखते हैं हम, सेकंड में बदल देते हैं। तो 1 घंटा कितना होता है, 3600 सेकंड हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बचा यहाँ पे 4 गुना ये 3 गुना 360, यही बचेगा बच्चों। अब तुमने क्या करना है, इन सब का गुना करना है, इन सबको गुना कर लेना, तुम्हारा उत्तर आएगा A। ठीक है, चेक कर लेना, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, विद्युत धारा दिया हुआ था, समय 3 घंटा दिया हुआ है, पूछा है कितने आवेश प्रवाहित होते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो लैंप का तंतु है, ये तंतु से जो है विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है, 0.4, और 3 घंटे तक ये क्या देता है, प्रकाश देता है। तो भैया जब प्रकाश देता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो चार्ज प्रवाहित हो रहे होंगे, आवेश प्रवाहित हो रहे होंगे। तो वो आवेशों की संख्या पूछ रहा है, कितने आवेश प्रवाहित हुए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो I बराबर क्या था, Q/T था। तो तुम्हें निकालना है क्या है, Q निकालना है, Q को तो निकालना है, तो T को हम इधर ले जाएंगे। तो Q बराबर कितना हो गया, I गुना T हो गया। I तुम्हारा दिया है 0.4, अब T कितना दिया हुआ है, 3 घंटा। ठीक है, तो 3 घंटा को सेकंड में कैसे बदलते हैं, 3600 सेकंड होते हैं।
ठीक है, यानी कि 3 घंटा बोला है ना, 3 घंटा, 3 × 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड। तो मैं यहाँ पे 3600 से जैसे इसको कर दूंगा, ये किस पे बन जाएगा, सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 10 नीचे आ गया। अब करना क्या है, यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म, बचा यहाँ पे 4 × ये कितना बचा 3, 3 यहाँ पे है ही, 1 0 तो कट गया तो कितना बचा 360, 360। इन सबको गुना करके देखो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा बल्ब था। यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया प्लस वाले से, और माइनस वाले से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे हमने जोड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, आवेश, तो ये विद्युत बल्ब क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने आवेश जाएंगे 3 घंटे के अंदर, ये बल्ब जलता रहेगा, रोशनी देता रहेगा, तो इस पर क्या कुछ ना कुछ तो आवेश तो प्रवाहित होंगे ना। वो कितने आवेश होंगे, आवेश कब प्रवाहित होंगे, जब यहाँ से करंट जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा कितनी जा रही है, 0.4 एम्पियर की जा रही है। ठीक है, इतनी यहाँ पे जा रही है, कितने घंटे तक जा रही है, 3 घंटे तक जा रही है। तो भैया आवेश क्या होंगे, तो वही निकालना था आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, I। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो बराबर क्या आ जाता है, R आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है V बराबर RI। अब देखो हमें क्या होता है, R होता है ना जो हमेशा, वो हमेशा फिक्स होता है। तो I किसके नीचे आ जाएगा, V/I बराबर क्या हो जाता है, R हो जाता है। ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, कब होता है, जब हमारा जो ताप होता है, जो भी तापमान होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है, तापमान बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। तब यहाँ पे हम I लेते हैं और यहाँ पे हम V लेते हैं। ठीक है, ये x अक्ष हो गया और ये कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पे आता है, आलेख आता है, वो कैसे आता है, सीधा आता है, इस तरीके से आएगा जो भी आएगा। ठीक है, सरल आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, A। हमारा उत्तर हो जाएगा A। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया तुम्हारा y अक्ष, ये हो गया 0 हो गया। अब जो हमारा आरेख आएगा वह एक सरल रेखा में आएगा। सरल रेखा, ये सरल रेखा क्या बताता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका मान क्या होगा, यानी कि जो R का जो वैल्यू भी आता है, रेशियो आता है, वो सब जगह क्या होगा, समान होगा। ठीक है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो बच्चों देखो V बराबर IR तुमको दिखाई दे रहा है, ओम्स का रूल है, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर कितना होता है। तो बच्चों ये होता है 10⁻³ याद रखना। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻6। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। ठीक है, अभी मैंने बताया था जब तक विद्युत दाब में अंतर नहीं होगा तब तक क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, विद्युत दाब का मतलब यही हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा, विद्युत दाब उत्पन्न होगा। जब विद्युत दाब उत्पन्न होगा तभी यहाँ से आवेश प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो रहे हैं तो कार्य क्या होगा, कार्य होगा V × Q। ठीक है, तो ये होगा V × Q हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगली बार हम कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।